Stokes theorem statement. This theorem states that the surface integral of curl of a vector field f is equal to line integral of f taken over the curve which encloses the surface. ठीक, इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें और स्टेटमेंट के साथ साथ इसका फार्मूला भी देख लें. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास. अगर आप किसी का क्लोज इंटीग्रल लेते हैं तो वो एफ डॉट डी आर वो किसके इक्वल होगा? कर्ल एफ. यहाँ पे मैं करेक्ट करी थी, मैं भूल गई लिखना, वो मैं आपको बता दूंगी, बल्कि आगे थ्योरम में आ जाएगा. तो वो इसके इक्वल होगा. ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के इक्वल आ रहा है. और ये कैसे होगा, ये आगे थ्योरम आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा. सपोज आप करें, इसका एक जनरल, इसके दो प्रूफ हैं, एक मैथमेटिकल प्रूफ है और एक आपके पास एक जनरल प्रूफ है जो फिजिकली मीनिंग दे रहा है. तो वो हम देख ले, पहले हम फिजिकल मीनिंग देख लेंगे, फिर अगेन हम जो है उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे. कंसीडर ए सरफेस. लेट्स सपोज आपके पास एक सरफेस है इन ए वेक्टर फील्ड. अब जो ये लाइंस है ना, ये लाइंस यही शो कर रही हैं कि आपके पास कोई ऐसे वेक्टर फील्ड है. ठीक हो गया, उसके बीच एक हमने सरफेस ली हुई है. ठीक, और ये सरफेस जो है इनक्लोज्ड बाय कर्व. ये सरफेस है, यानी ये पूरी एक सरफेस है, और ये सरफेस मैं कह देती हूँ कि इस कर्व के अंदर ये सरफेस है. यानी वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड किसी सरफेस पे अप्लाई हो रही है और उस सरफेस के अंदर हमारे पास एक क्या है, क्लोज कर्व है. डिवाइड द क्लोज्ड कर्व इनटू इनफिनिटेसिमल सरफेस एलिमेंट drawn in counterclockwise direction. We use physical significance of curl of vector field. आपको बता रहे हैं कि आपने जैसे एक कह रहे थे ना कि वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड के अंदर एक सरफेस है, और ये सरफेस इनक्लोज है एक क्लोज कर्व के साथ, जैसे आपको नजर आ रहा है. और यहाँ पे इसकी मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी है कि वो किस तरफ को जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपके पास क्लॉक जो है वो 12 के बाद 3 होते हैं. ठीक है, 3 के बाद 6 होते हैं, 6 के बाद 9 नहीं, ये उल्टा चल रही हो क्लॉक, उल्टा चलेगी क्या, 6 के बाद 3 हो जाए, 3 के बाद 12, यूं आपके पास आ रही हो. ठीक है, तो ये आपके पास देखिए फील्ड हमने कहा कि जो क्लोज कर्व है उसकी रोटेशन किस तरफ को है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. उससे क्या होगा आपके पास, डेल क्रॉस एफ आपके पास क्या है, यानी कर्ल एफ लिखने का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ पर यूनिट एरिया, यानी कितनी वैल्यू होगी लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया आपके पास. और कर्ल एफ टी एस का क्या मतलब होगा, बाउंड्री स्मॉल एरिया में क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर फील्ड की. ठीक है, नोट दैट द लाइन इंटीग्रल along common sides of adjacent element will cancel, leaving only contributions from side which are the part of closed curve enclosing surface S. अब ये देखें आपके पास यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है, ये देखें, मैंने आपको कहा ना कि एक हमने क्लोज कर्व कर लेना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स, हम अभी फ्यू पार्ट्स सिर्फ करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है. ये आपके पास एक पार्ट्स बन रहे हैं इसके, और इसमें अभी हम चेक करेंगे. लेट्स सपोज मैं इस पार्ट की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब होगा, ऐसे आपके पास डायरेक्शन जा रही है इसकी. ठीक है, ये आपके पास एक आ गया. चलें, ये तो आपके पास एक मैंने इसकी सर्कल की बता दी आपके पास, इस एक पार्ट की, क्योंकि मैंने इसी सरफेस को बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. तो आप देखेंगे कि जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, अब इससे ऊपर वाले जो होगा वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. वो भी आपके पास क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी ऐसे आ रही है. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट अगर मैं उसकी साइड पे इस पार्ट की बात कर लेती हूँ तो इसमें भी देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, वो डायरेक्शन आपके पास क्या बन रही होगी, आपके पास ऐसे बन रही होगी. ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो है इस साइड पे अगर मैं देखती हूँ, जो ये वाली साइड है, कि इस साइड पे रोटेशन कैसे हो रही है, तो वो भी ऐसे ही हो रही होगी. अगर इस बात की देखेंगे, वो यूं होगी आपके पास, ये और फिर ये. ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो बीच में मीडियम पार्ट था, इसके चारों तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि फील्ड है, वेक्टर फील्ड है. ठीक है, इसे अगर इस तरफ की भी आप देखेंगे तो आपके पास ऐसे हो रही होगी वेक्टर फील्ड. तो उसमें आपने एक चीज तो नोट की होगी, एक चीज नोट क्या किया आपने, कि आपके पास यहाँ पे ये फील्ड दोनों ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये इस तरफ को आ रहा है, ये इस तरफ को है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे.
ये आपके पास इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके पास एरो हेड इस तरफ को है, ये एरो हेड इस तरफ को है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये पोजीशन भी आपको कैंसिल कर देगी और ये भी कैंसिल कर देगी। ठीक है, ये तो मैंने एक आपको छोटे बॉक्स की बात बताई। इसके अलावा आप देखेंगे जितनी स्मॉल सरफेस के स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं, इन सब पे आपके पास ऐसे वेक्टर फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कैंसिल कर रही होगी। तो सिर्फ स्टे कौन सी करेगी फिर? स्टे सिर्फ आपके पास ये जो कॉर्नर है, बिल्कुल ये जो आपके पास बाउंड्री है ना, सिर्फ ये वाली सर्फेस जो है इस पे वेक्टर फील्ड स्टे कर रही होगी। जो इनसाइड आपके पास स्मॉल बॉक्सेस आपने कहे हैं, वहां पे हर एक पे डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। देखिए यहाँ पे यही बात की हुई, सरफेस एस इज इनक्लोज्ड बाय अ कर्व। ठीक है, आपने स्मॉल एलिमेंट में उसको डिवाइड कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि नोट दैट द लाइन इंटेग्रल along common sides of adjacent elements will cancel। adjacent का मतलब जो उसके साइड्स पे हैं, वो एक दूसरे को क्या करी जा रहे हैं, कैंसिल करी जा रहे हैं। only contributions from sides which are part of closed curve enclosing surface S। सिर्फ कंट्रीब्यूट कौन से पार्ट करे होंगे, सिर्फ ये वाली लाइन आपके पास जो क्लोज कर्व के ऊपर, जो हमने एक क्लोज कर्व फॉर्म में शो की हुई है सरफेस के ऊपर, सिर्फ वो वेक्टर फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कर्ल एफ टी एस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड बाउंड्री ऑफ एस, यानी जो बाउंड्री पे है आपके पास एस, उससे सिर्फ हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल मिल रहा है। और ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड बाउंड्री ऑफ सरफेस एस है आपके पास। तो क्लोज इंटीग्रल का मतलब यही है कि जो क्लोज कर्व बनाया हुआ है उसके लिए हमने इंटीग्रल भी क्लोज लिया हुआ है, और बाउंड्री पे जो आपके पास लाइन है अगर हम उसको सिर्फ लेंगे डी एल, तो इसका मतलब है बाउंड्री वाली लाइन की बात करें। अब देख रहे हैं आप कह रहे होंगे ये बात भी हम सेम ही कर रहे हैं, ये बात भी हम सेम, लेकिन यहाँ पे आप देखें सरफेस की बात की है कि सरफेस के ऊपर सिर्फ क्लोज लाइन जो है वो कर रही है, और यहाँ पे हमने कह दिया कि आपके पास सिर्फ क्लोज बाउंड्री की जो लाइन है सिर्फ वहां पे वेक्टर फील्ड मैक्सिमम हो रही है। तो बात तो एक्चुअली सेम हुई, सरफेस के ऊपर हम बात करें चाहे हम क्लोज लाइन की बात करें, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बातें जो है वो इक्वलेंट है। कल हम एफ डॉट एन हैट डी एस जो है ये आपके पास देखें, ये क्या है आपके पास इंटेग्रल एस, यानी सरफेस के ऊपर जो आप इंटेग्रल ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कर्व के ऊपर आपने इंटेग्रल लिया है, तो कर्व आपके पास क्योंकि क्लोज्ड कर्व है, स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसलिए उसके लिए आपने क्या लेना है, क्लोज इंटेग्रल लेना है। और वहां पे ओवर द रीजन या ओवर द सरफेस आप सी लिखें, क्लोज की वजह से क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे कर्व की वजह से, और वो क्या है, लाइन इंटेग्रल। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये सरफेस इंटीग्रल है, ये आपके पास लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल ये किसका है, हमने वेक्टर फील्ड के साथ लिया है और किसी क्लोज कर्व की बात की है हमने। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा। और ये इक्विवेलेंट किसके है, ये कर्ल एफ डॉट एन है डी एस के, यानी आप कर्ल एफ सरफेस इंटीग्रल का ले रहे हो तो उसके इक्वल लाइन इंटीग्रल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये 1D से 2D की कन्वर्जन है, जैसे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में बात की थी। अब हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ये एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली प्रूफ के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हम कैसे लेके चलेंगे। लेट एस बी ए सरफेस, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एस कोई सरफेस है विच इज सच दैट its projection on xy plane is region bounded by simple closed curve, and suppose that the equation of the surface is z equals to f एज एफ जो है वो यहाँ पे फंक्शन किस चीज का फंक्शन है, टू वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये देखें इसकी बात की हुई है। आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक क्लोज कर्व हमने लिया हुआ है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसी हम सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स डायमेंशन है, ये जी डायमेंशन, और ये आपके पास वाई डायमेंशन है। इसी इसी कर्व की आपने क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होगा, यानी ये देखिए आप इस कर्व को देख रहे हैं कि ये कर्व तो आपके पास एक्चुअली एक्स ही प्लेन में बन रहा है यहाँ पे, तो इसकी प्रोजेक्शन आप लेंगे, यानी इसका जो शेडो होगा वो क्या कहाँ पे फॉल कर रहा होगा, वो बिल्कुल नीचे वाई एक्स वाई उसमें बन रहा होगा, ये बन रहा है। ठीक है, एक्स वाई में बन रहा है, तो इसीलिए हमने ले लिया कि ये एक्स फंक्शन हम क्या ले रहे हैं अपना, जी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में हम ले रहे हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आप देखें, हमें नॉर्मली जो स्टोक्स थ्योरम पता है वो हमने ये लिख दिया कि, और उसको हमने कह दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि लाइन इंटेग्रल अगर आप क्लोज्ड कर्व में ले रहे हो तो वो सरफेस इंटेग्रल कर्ल एफ बन रहा होता है। ठीक है, और एफ क्या होगा आपके पास, एफ अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो ऑफ कोर्स उसका कोई
आई जे जो है वो उसमें फॉर्म में होगा, कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो उसका f1i, जैसे हम यहाँ पे x लिख देते हैं ना, fx fy और fz, यहाँ पे f1 f2 और f3 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, f1i हैट प्लस f2j हैट प्लस f3k हैट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, f1 अगर कोई एक f1 भी हम बात करें तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी 3 डायमेंशन में अगर किसी पॉइंट को मेंशन कर रहे हो तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। ये मैंने आपको क्लास में भी बात मेंशन की थी कि जब आप किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं ना, नॉर्मली अगर सिंपल ग्राफ में भी करें तो आपके पास एक पॉइंट को मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए कम से कम मुझे उसके 2 कोऑर्डिनेट लाजमी चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे आप डायमेंशन आपके पास एक्स है और एक वाई है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो इसी पॉइंट को बताने के लिए हमारे पास कितने होंगे, एक्स वाई और जी। तो यहाँ पे यही बात की, अगर एक उस कंपोनेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जो ये है आपके पास कंपोनेंट, ये तो आपको पता है कि एक्स वाई जी यानी आई जे के में क्या है आपके पास, जबकि आपके पास F1 ये एक्स वाई जी के अकॉर्डिंगली किस तरह, तो ये हमने वो मेंशन किया है। अच्छा, आर आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वलेंट है, एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस सी के हेड के इक्वल है। पोजीशन वेक्टर भी हमने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फंक्शन जो हमने लिया वो भी हमने अभी कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब इसी तरह पोजीशन वेक्टर का अगर आप डी आर लेंगे तो डी आर क्या होगा आपके पास, डी आर यहाँ पे डी एक्स आई हेड प्लस डी वाई जे हेड प्लस डी जी के हेड हो रहा होगा। ये हमने स्टार्ट पे एक लेक्चर में ये फाइंड भी किए हुए हैं कि ये कैसे होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी आर की वैल्यू भी ले ली, यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू भी ले ली। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, ये है क्लोज इंटेग्रल एफ डॉट डी आर। क्या है, क्लोज इंटेग्रल एफ डॉट डी आर, और यहाँ पे हमने सी लिख लिया है सबस्क्रिप्ट में छोटा सा, इसका मतलब है हम क्लोज्ड कर्व की बात कर रहे हैं। अच्छा, एफ जो है अगर उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगी तो वो क्या होगा मेरे पास, एफ अगर मैं यहाँ पे सिंपल आप एफ डॉट डी आर लिखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ के कंपोनेंट डॉट डी आर के कंपोनेंट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एफ वन आई हैड प्लस एफ टू जे हैड प्लस एफ थ्री के हैड डॉट डी एक्स आई कैप आई हैड प्लस डी वाई जे हैड प्लस डी जी के हैड। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो ये आई डॉट आई है, यानी आई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट के केस में आपके पास आई डॉट आई का मतलब है कि आपके पास कॉज क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, कॉज जीरो। तो कॉज जीरो होता है आपके पास 1, इसका मतलब है आई डॉट आई जो है वो स्टैंड करेंगे, अगर आई डॉट जे या आई डॉट के लूंगी तो वो क्या हो रहा होगा, जीरो होगा, क्योंकि बीच एंगल जो है वो डॉट प्रोडक्ट के केस में 90 हो रहा होता है और वहां पे जीरो वैल्यू आ रही होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी और स्टैंड करेगी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जी बन रहा है। ये आपके पास एक टर्म आ गई पूरी, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और अब आप लेंगे अभी इसी इक्वेशन का जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 की जो है राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड आपने इक्वेशन नंबर 1 की लेनी है, वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास डबल इंटीग्रल आपके पास ओवर द सरफेस एस कर्ल एफ डॉट एन हैड डी एस है। ठीक है, अब कर्ल एफ का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ, और यहाँ पे एन हैड और डी एस साथ ऐसे आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास डेल क्रॉस एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ वन हाई हेड प्लस एफ टू जी हेड प्लस एफ थ्री के हेड, यानी इसके कंपोनेंट की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये जो आपके पास एफ वन है ना, एफ वन को आप डेल क्रॉस जो ले रहे हैं तो हम बारी बारी करेंगे, यानी हमारे पास वैसे तो यहाँ पे एफ टू एफ थ्री सब आ रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स इसके, लेकिन अब फिलहाल हम सिर्फ इस कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे और वो हमने यहाँ पे लिख भी लिया है। वो क्या है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल हमारे पास यानी बन रहा है डबल इंटीग्रल और द सरफेस एस डेल क्रॉस एफ वन आई हेड डॉट एन हेड और डी एस। पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है फिर आगे सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते हैं देखें कि डेल क्रॉस एफ वन आई हेड किसके इक्वल हो जाएगा। पहले हम डेल को लिख लेते हैं, डेल को अगर हम ओपन करें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, आई हेड कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे हेड कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के हेड कर्ली बाय कर्ली जी। ये हो गया आपके पास।
साथ ही हम ले लेंगे क्रॉस और F1 के साथ। तो F1 आपके पास क्या करेगा, F1 आपके पास बारी बारी सबके बीच में मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड सब टर्म के साथ होना है। कर्ली F1 बाई कर्ली एक्स, पहली इसके F1 के साथ है क्या, आई हैट, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो एक्स वाली टर्म के साथ ऑलरेडी आई हैट था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हैट क्रॉस आई हैट। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास कर्ली F1 बाई कर्ली वाई, और यहाँ पे क्या है जे हैट, और इसका F1 क्या क्या आ जाएगा, आई हैट, जे हैट क्रॉस आई हैट आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जी के साथ क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई हैट बन जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और अगर आपके पास सिमिलर वेक्टर हों, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में सिमिलर वेक्टर जो है वो क्या देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम ओपन करें तो साइन थीटा आता है, ठीक है। और सिमिलर वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन का मतलब उनके बीच एंगल क्या है, जीरो है। तो साइन जीरो आपके पास क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए आपके पास आई क्रॉस आई जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आपने जब पढ़ा था, आपने यही पढ़ा होगा कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर जे क्रॉस आई हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास आई हैट के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखें आई क्रॉस जे के बजाय क्या है, जे क्रॉस आई, ठीक, वो माइनस के इक्वल आ गया। हाँ सॉरी, ये मैंने जे क्रॉस आई लिखना था, जे क्रॉस आई जो है वो किसके इस इक्वल आ गया, माइनस के इक्वल आ जाएगा। ऑपोजिट साइड पे रोटेशन हो रही होती है। अच्छा, और इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे होते हैं ना कि आपके पास दो वेक्टर्स के बीच अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे ए और बी में, तो तीसरी डायरेक्शन जो होगी इन दोनों से परपेंडिकुलर में, वो उसकी क्या बन रही होगी, थर्ड इसकी डायरेक्शन बन रही होगी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी, ठीक है। तो अगर आई और जे में वेक्टर है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस में होगा, के में होगा, ठीक है। आई उल्टा, अब मैंने आई क्रॉस जे के बजाय, यानी आई और क्रॉस में जे के बजाय मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, जे क्रॉस आई ले लिया। तो इस वजह से यहाँ पे के बजाय क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। फिर आप लेंगे कर्ली F1 बाई कर्ली जी, और यहाँ पे के क्रॉस आई है, ठीक है। तो के क्रॉस आई तो बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने आई क्रॉस जे आपके पास के होता है, और यूं होता है आपके पास आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, ठीक है। फिर के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे के क्रॉस आई जो है वो एग्जैक्टली जे के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो जीरो जिस भी किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको जीरो बना देता है। ये टर्म आपके पास जीरो बन जाएगी, और यहाँ पे जो ये टर्म है आपके पास कर्ली F1 बाई कर्ली वाई, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस के। तो यहाँ पे माइनस जो है ये इधर आ जाएगा स्टार्ट पे, और आपके पास बन जाएगा कर्ली F1 बाई कर्ली वाई के हैट। फिर आपके पास कर्ली F1 बाई कर्ली जी जे हैट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए आपके पास जो है, हम स्टार्ट हुए थे इस टर्म को सिर्फ लेके, यानी इस टर्म को, तो इसका हमने सिर्फ डेल क्रॉस F1 अभी फाइंड किया है। अब जो डेल क्रॉस F1 फाइंड किया वो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसकी जगह जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास माइनस कर्ली F1 बाई कर्ली वाई के हैट प्लस कर्ली F1 बाई कर्ली जी जे हैट और डॉट एन हैट डी एस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो एन हैट है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, के हैट के साथ और जे हैट के साथ। अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करके लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस कर्ली F1 बाई कर्ली वाई एन हैट डॉट के हैट हो जाएगा। फिर आपके पास प्लस कर्ली F1 बाई कर्ली जी, और अगेन आपके पास एन हैट डॉट जे हैट हो जाएगा डी एस। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसके बाद let P be a point on S and ds be the elementary area enclosing P, let N be the unit vector along the normal to ds at P। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहे हैं, जो हमने एक क्लोज, ये तो हमारे पास क्लोज एक्चुअल सरफेस थी और ये उसकी प्रोजेक्शन थी, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर आप एक क्लोज सरफेस जो ले रहे हैं उसके ऊपर आपने कोई ऐसे एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ये ले लिया, ठीक है, एक पैच ले लिया, इसका एरिया क्या होगा आपके पास, ds होगा इसका एरिया। और इस पे अगर हम एक कोई नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, वो इधर ऊपर को आएगा,
एन थेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है जैसे किसी भी सरफेस पे आप उसका 90 ले रहे हो, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास क्लोज कर्व फॉर्म है, तो कर्व फॉर्म में कैसे लेंगे? कर्व फॉर्म का मतलब होगा उसका हम टेंजेंट ले रहे होंगे, यानी उसकी कोई भी कर्व फॉर्म का टेंजेंट कैसे लेते हैं किसी भी कर्व का, यानी उसके रेडियस से लेकर आप क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो 90 के एंगल पे ड्रॉ होता है। जो कहाँ पे ड्रॉ होता है? 90 के एंगल पे एक वेक्टर ड्रॉ हो रहा होता है। अब ये जो 90 के एंगल पे वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, इसका मैंने नॉर्मल लेना है, ठीक है, तो वो एन हैट है, ठीक। यानी आपके पास अभी ये जो है सरफेस हमने दी हुई है, सरफेस हमने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया यानी डीएस है, और उस सरफेस से एक नॉर्मल है जो एन हैट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अभी हमने अगर छोटा सा एक पैच लिया हुआ है, क्योंकि है ये क्लोज सरफेस में, तो इस पैच को हमने क्या लिया हुआ होगा, फ्लैट एक्सपोज किया होगा, और उससे एक 90 के एंगल पे आपके पास एन यूनिट वेक्टर एक बन रहा होगा जो उससे नॉर्मल एंगल होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास सिमिलरली इस पैच की एग्जैक्टली प्रोजेक्शन होगी नीचे इस क्लोज कर्व पे, ठीक है।